अब बताते हैं आपको कांग्रेस की लिस्ट के बारे में। अपनी पहली लिस्ट में कुल मिलाकर 39 उम्मीदवारों के नाम इसमें कांग्रेस ने शामिल किए हैं, जिनमें 6 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ से हैं, 7 कर्नाटक से हैं, 16 केरल से हैं, 4 तेलंगाना से हैं, एक उम्मीदवार त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड और लक्षद्वीप से है और 2 उम्मीदवार मेघालय से हैं। यानी इस लिस्ट में बड़े बड़े राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है। यानी जो बड़ी बड़ी सीटें हैं, बड़े राज्य हैं महत्वपूर्ण, जहां कांटे की टक्कर होने वाली है, वो जो लिस्ट है वो अभी आनी बाकी है। जबकि बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में 195 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। तो पहला अंतर तो यह देख लीजिए कि बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 सीटों की घोषणा की, नामों की घोषणा की है, और कांग्रेस ने सिर्फ 39 सीटों की, 39 नामों की कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ घोषणा उन्होंने की है। इन 39 लोकसभा उम्मीदवारों में 15 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से हैं, यानी जनरल कैटेगरी से हैं, जबकि 24 उम्मीदवार दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। और इन 39 उम्मीदवारों में 12 उम्मीदवारों की उम्र 50 वर्ष से कम है, 8 की उम्र 50 से 60 वर्ष के बीच है, 12 उम्मीदवारों की उम्र 61 से 70 वर्ष है और 7 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 71 से 76 वर्ष है। यानी इस लिस्ट में उम्र दराज नेताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके अलावा इस लिस्ट में राहुल गांधी से लेकर और भी कई बड़े नाम हैं। तो सबसे पहले तो आपको राहुल गांधी के बारे में बता देते हैं कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम दिया गया है। राहुल गांधी इस बार भी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं। पिछली बार वायनाड में राहुल गांधी को 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और उन्होंने लेफ्ट पार्टी सीपीआई के उम्मीदवार को 4,31,000 वोटों से चुनाव हराया था। यानी अच्छा खासा मार्जिन उनका था, लगभग 4.5 लाख का। वायनाड की सीट बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है राहुल गांधी के लिए, और इस बार भी राहुल गांधी ने इस सीट को दोहराया है और वो केरल के वायनाड की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है, जिन्हें राजनांदगांव सीट से टिकट मिला है। उनके अलावा कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल को केरल की अलपुझा सीट से टिकट दिया गया है। शशि थरूर को केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से दिया गया है, जहां से वो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार भी यहीं से लड़े थे। और छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां दिलचस्प बात यह है कि केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से शशि थरूर के सामने बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मैदान में होंगे। तो ये जो सीट है, यहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहां शशि थरूर के सामने होंगे राजीव चंद्रशेखर। केरल की जिस सीट से बीजेपी ने कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को उम्मीदवार जहां से बनाया है, जहां से बीजेपी ने ए.के. एंटनी के बेटे को उतारा है, उसी सीट से कांग्रेस ने एंटनी को टिकट दिया है, जो 66 वर्ष के हैं और अभी केरल की उस सीट से सांसद हैं, जहां से अब उनका मुकाबला बीजेपी के अनिल एंटनी से होगा, जो कि ए.के. एंटनी के सुपुत्र हैं। पहला वादा यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में आई तो वो युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। दूसरा वादा है, ऐसे छात्रों को 1 साल के लिए ट्रेनिंग की गारंटी मिलेगी जो ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, और ऐसे सभी युवाओं को कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड यानी वजीफा मिलेगा। तीसरा, क्वेश्चन पेपर लीक होने के खिलाफ सरकार एक कड़ा कानून बनाएगी। चौथा, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और डिलीवरी बॉयज की नौकरी करने वाले लोगों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। और पांचवां वादा, देश में जिला स्तर पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाया जाएगा। ये वो 5 वादे हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश के युवाओं से किए हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में लोगों से जो वादे किए थे, उन वादों में और इस बार के वादों में थोड़ा बहुत ही अंतर नहीं है, और दोनों में फ्री बीज योजनाओं को ही केंद्र में
रखा गया है। वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने कहा था कि वो युवाओं को 22 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और देश में हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए की मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। और जिस समय यह घोषणा हुई तब देश के ज्यादातर राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह कहा कि कांग्रेस ने गरीब परिवारों को घर बैठे हर साल 72,000 रुपए देने की घोषणा करके चुनाव के तमाम समीकरणों को बदल दिया है। लेकिन बाद में जब नतीजे आए तो कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें ही मिली थी। आज यह जरूर आपको बताना चाहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में कि इस समय भारत में वो दो विचारधाराएं कौन सी हैं जिनमें आपको एक विचारधारा को चुनना है। तो दो विचारधाराएं क्या है? इनमें एक विचारधारा वो है जिसमें पार्टियां आपको सब कुछ मुफ्त में देना चाहती हैं, जिसे अंग्रेजी में हम फ्री बीज कहते हैं, और वो ऐसी व्यवस्था देने का वादा करती हैं जिनमें लोगों को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें बिजली से लेकर पानी तक, राशन से लेकर बेरोजगारी भत्ते तक सब कुछ घर बैठे मुफ्त में मिल जाएगा। दूसरी विचारधारा वो होनी चाहिए या वो है जिसमें सरकार युवाओं के कौशल विकास पर यानी स्किल डेवलपमेंट पर जोर देकर उन्हें इस लायक बनाना चाहती है जिससे बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाए और जो लोग अभी बेरोजगार हैं वो खुद रोजगार के अवसर अपने लिए पैदा कर सके। यानी एक विचारधारा है जहां आपको ना बिजली का बिल देना है, ना पानी का बिल देना है, इंटरनेट भी मुफ्त मिलेगा, घर बैठे आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा और भी तमाम चीजें मिलेंगी, हो सकता है किराया भाड़ा भी मुफ्त हो जाए। दूसरी जो विचारधारा है वो ये है कि आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस लायक बना दिया जाए कि आप अब अपने सारे बिल खुद दे सकते हैं, आप अपनी सारी इंस्टॉलमेंट, अपनी ईएमआई खुद भर सकते हैं, अब आपको लोन माफ कराने की आवश्यकता नहीं है। ये दो विचारधाराएं हैं। हालांकि ये विचारधारा जो दूसरी है वो एक सर्जरी की तरह होती है जिसमें लोगों को तुरंत राहत नहीं मिलती और इसमें दर्द भी होता है, इसमें समस्या को जड़ से खत्म करने में समय लगता है। लेकिन इस विचारधारा की राजनीति में इस बात की पूरी गारंटी होती है कि वो समस्या जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन जो फ्री बीज वाली विचारधारा है वो पेन किलर की तरह होती है जिससे लोगों को राहत तो मिल जाती है तुरंत, लेकिन जो मर्ज है यानी जो बीमारी है वो शरीर में बनी रहती है। आपको जब आप पेन किलर खाते हैं तो सिर्फ दर्द महसूस नहीं होता, बाकी की जो समस्या है वो शरीर में बनी रहती है। तो ये जो फ्री बीज वाली जो विचारधारा है ये पेन किलर वाली है कि थोड़े दिन आपको आराम रहेगा। इस विचारधारा के साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक रहते हैं और वो समस्या भी कभी जड़ से समाप्त नहीं हो पाती और धीरे धीरे आपको पेन किलर्स की आदत पड़ जाती है। जब भी आपको दर्द होगा, जब भी आपकी बीमारी थोड़ी और बढ़ेगी, आप एक पेन किलर खा लेंगे। लेकिन जो दूसरी विचारधारा है वो सर्जरी की, जड़ से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन वो कठिन है, वो पेनफुल है, उसमें दर्द होता है। आज आप इन दोनों विचारधाराओं को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो लोगों को मुफ्त बिजली दे रही हैं। मुफ्त बिजली देने के मॉडल अब लगभग हर राज्य में लागू भी होने लगा है। तो ये जो मुफ्त बिजली की बात है, ये पहले अरविंद केजरीवाल ने इसका परिचय लोगों से करवाया और धीरे धीरे तमाम नेताओं को समझ में आ गया कि अगर लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और बाकी की इस तरह की लोन माफ कर दिया जाए, इस तरह की जो फ्री बीज अगर दी जाए तो उससे चुनाव में फायदा होता है। इसलिए अब बहुत सारे नेताओं ने यही मॉडल अपनाना शुरू कर दिया है। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि वो 1,000 रुपए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने दिया करेंगे, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी कह दिया कि वो 1,000 नहीं, वो तो 1,500 रुपए देंगे। लेकिन सोचिए, क्या मुफ्त बिजली के जैसा इस देश में कोई और मॉडल नहीं हो सकता? क्या यही एक मॉडल है कि आप लोगों को मुफ्त बिजली दें और उनसे कहें कि आपके बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे? आज असम की पुलिस ने डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के एक सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर यह आरोप है कि उसने इस जेल में बंद खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह और उसके 9 सहयोगियों की मदद की है और इन खालिस्तानियों को जेल में स्मार्टफोन से लेकर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सिम कार्ड उपलब्ध उन्होंने करवाए हैं। सोचिए, एनआईए ने इस खालिस्तानी आतंकवादी को पंजाब से दूर असम की डिब्रूगढ़ जेल में इसलिए भेजा था ताकि इन आतंकवादियों को वहां कोई लोकल मदद न मिल सके। लेकिन आरोप है कि यह खालिस्तानी असम की इस सेंट्रल जेल में न सिर्फ स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि इनके पास जासूसी करने वाले कैमरे भी थे, यानी इनके पास स्पाई कैम्स भी थे। 17 फरवरी को जब खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह और दूसरे अपराधियों के सेल्स की तलाशी ली गई तो इन खालिस्तानियों के पास से स्मार्टफोन, एक कीपैड फोन, एक कीबोर्ड वाला रिमोट, स्पाई कैमरे वाला पेन, एक पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हेडफोन
और सिम कार्ड बरामद हुए और यह भी पता चला कि इन खालिस्तानियों को इस जेल में तमाम सुविधाएं मिल रही थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि इन आतंकवादियों की जड़ें हमारी व्यवस्था में, हमारी सिस्टम में कितनी गहरी हैं और ये कहां तक फैली हुई है। अमृतपाल सिंह वही खालिस्तानी आतंकवादी है, याद कीजिए, जिसे पिछले वर्ष अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और उस समय इस खालिस्तानी ने पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके वहां मौजूद तमाम पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था और पंजाब की पुलिस भी तब इस खालिस्तानी आतंकवादी से डर गई थी और इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और ये खुलेआम वहां पर पंजाब पुलिस के सामने वहां से निकल आया और उसके बाद गायब हो गया। महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था और भगवान शिव और पार्वती जी के ही संयुक्त रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इस स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास होता है और बाकी के आधे हिस्से में स्त्री रूपी शक्ति यानी पार्वती जी का वास होता है और इसीलिए शिव को शक्ति के बिना और शक्ति को शिव के बिना अधूरा माना जाता है। और भगवान शिव की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो रुद्र भी हैं, यानी वो विनाशक भी हैं, और वो भोले भाले यानी भोलेनाथ भी हैं, यानी वो दयालु भी हैं और वो उदार भी हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अगर कलयुग में इंसान ने अपने हृदय में शिव तत्व को जीवंत कर लिया तो वो व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। शास्त्रों में भगवान शिव को देवों का देव बताया गया है और उनके 108 रूपों का वर्णन किया गया है और इनमें भी अर्धनारीश्वर का उनका रूप शिव शक्ति को परिभाषित करता है, जिसमें शिव जी का भी वास है और पार्वती जी का भी वास है। और बड़ी बात यह है कि इस शिव शक्ति का मिलन महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था, इसीलिए आज का दिन बहुत खास है। महिलाओं को सस्ता गैस सिलेंडर देकर या मासिक भत्ता देकर या कोई और ऐसी सुविधा देकर सरकारें ऐलान करके सोचती हैं कि वो खुश हो गए, महिलाएं इससे खुश हो जाएंगी। तो आज बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं को सस्ता गैस सिलेंडर, आर्थिक सहायता, बसों और ट्रेनों में आरक्षित सीटों से पहले या मुफ्त किराए से पहले क्या चाहिए? क्या सिर्फ सिलेंडर सस्ता कर देने से, महिलाओं को हर महीने 1000-1500 रुपए का भत्ता दे देने से, सिर्फ इसी से महिलाएं खुश हो जाएंगी या महिलाओं को कुछ और भी चाहिए? तो आज हमारा कहना यह है कि इन सब से पहले महिलाओं को एक चीज चाहिए और वो है सम्मान। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा अनोखा कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने देश के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यानी वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं या अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपने कंटेंट डालते हैं, ऐसे तमाम लोगों को आज भारत की सरकार ने दिल्ली में बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब किसी केंद्र सरकार ने यूट्यूबर्स को बुलाया है, उनका सम्मान किया है, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाले लोगों को बुलाया है, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है और उन्हें शाबाशी दी है, पुरस्कार दिया है और उनसे कहा है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट इस समय सोशल मीडिया पर बना रहे हैं।